नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बिसात पूरी तरह बीत चुकी है। तमाम पार्टियों में मंथन का दौर शुरू हो चुका है, रणनीतियां बनाई जा रही है। मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला, भारतीय जनता पार्टी के और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के कैंडिडेट गोविंद कांडा और कांग्रेस के कैंडिडेट पवन बेनीवाल के बीच होने जा रहा है। अभय सिंह चौटाला ने इसी साल 27 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में अपनी सीट से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से यह सीट खाली थी, लेकिन अब आने वाले उपचुनाव में यह सीट तीनों दलों के लिए नाक और साख का सवाल बनने वाली है। सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन के लिए चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन चुनाव में अगर जीत मिलती है तो प्रदेश में यह संदेश भी जाएगा कि किसान आंदोलन का प्रदेश में उतना प्रभाव नहीं है जितना विपक्ष की ओर से बताने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी जेजेपी गठबंधन का यह भी कहना है कि विकास के मुद्दे के साथ वे चुनावी मैदान में उतरेंगे। बड़ौदा उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की कोशिश भी यही रहेगी कि किसी भी सूरत में इलाहाबाद और जीत लिया जाए। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा हम कहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी रहेगी, क्योंकि सिरसा जिला इनेलो का गढ़ माना जाता रहा है और इलाहाबाद सीट पर पार्टी लंबे समय से दबदबा बनाए हुए है। ऐसे में इनेलो को फिर से यह सीट बचाए रखने की पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि 2019 में इनेलो के एकमात्र विधायक यहीं से चुने गए थे। अब सवाल यह भी है कि जिन किसानों के हक में इस्तीफा दिया गया था वो इनेलो का कितना समर्थन करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। कांग्रेस किस तरह से रणनीति बनाएगी, यह देखने वाली बात होगी। और बीजेपी जेजेपी गठबंधन किस रणनीति के तहत चुनाव में आ रहा है, विकास की उन्होंने बात कही है और किसानों के मुद्दे पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। साझा जो उम्मीदवार है गठबंधन के, उनके समर्थन में जेजेपी की ओर से कहा गया है कि किसानों के लिए तमाम काम इस सरकार ने किए हैं। आज इन्हीं सबको लेकर चर्चा रहेगी, लेकिन पहले सुन लेते हैं क्या कहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। पार्टियों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं और क्योंकि सभी ने अपने अपने तरीके से तैयारी करनी शुरू कर दी है और अब चूंकि एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर अभय चौटाला ने रिजाइन दिया था तो क्यों दिया था। जिन कारणों से रिजाइन दिया था वो कारण तो आज भी बाकी हैं, इसलिए अब जनता उनसे प्रश्न पूछने लग गई है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का जो हमारा साझा कैंडिडेट है उसका एक अच्छा स्थान बन रहा है। और मैं समझता हूं कि जैसे समय आगे धीरे धीरे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत की ओर बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, जिन कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था वो तो अभी भी बाकी है, तो फिर इस्तीफा दिया क्यों था, ये न केवल भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की ओर से सवाल उठाया जा रहा है बल्कि कांग्रेस की ओर से भी उठाया जा रहा है। इसका जवाब लेंगे संदीप गोयल साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राय सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और सुदेश कटारिया साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप तीनों का। पहला सवाल संदीप गोयल साहब आप ही से। लगातार पूछा जा रहा है कि जब हल ही नहीं हुआ है तो फिर चुनाव में उतरने का मतलब क्या है। देखिए डबास साहब, इस प्रकार के बयान कहीं ना कहीं फिर किसानों के जख्मों को कुरेदने वाले बयान है। किसानों ने देखा, किसानों ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को कहा कि आप इस्तीफा दें, हमने इस्तीफा दिया। किसानों को ये लगा कि इस इस्तीफा देने के बाद में जो सरकार में बैठे ऐसे विधायक, ऐसी पार्टियां जो किसान हितैषी होने का ढोंग रचती हैं, वो अपने आप को ये साबित करने का प्रयास करे थी हम किसानों के सबसे बड़े सच्चे हितैषी हैं। और जननायक जनता पार्टी के 4 विधायकों ने तो इस्तीफा देने की भी बात कही, तब सभी विधायकों ने इस प्रकार किसानों के आगे घड़ियाली आंसू बहाए कि हम भी इस्तीफा देंगे, हम भी इस्तीफा देंगे। हमने केवल और केवल अपनी पक्की जुबान पर चलते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया। बाकी सभी अन्य पार्टियों विधायक अपनी जुबान से भाग गए और किसान विरोधी उनका रवैया विधानसभा के अंदर भी दिखाई दिया। जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो ऐसी पार्टियां जो किसान हितैषी चौधरी देवीलाल की नीति को मानने का ढोंग रचती आई है। सवाल तो ये है ना, देखिए सवाल संदीप गोयल साहब ये है कि जिन लोगों के हक में या समर्थन में आपने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि ये कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बाकी पूरा देश तो इन कानून के समर्थन में है। कुछ लोगों को ये कानून रास नहीं आ रहे। आपने उन जो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से बताए जा रहे हैं उनके समर्थन में आपने इस्तीफा दिया, पूरे देश के किसानों के समर्थन में तो नहीं दिया इस्तीफा आपने।
देखिए डब्बास साहब, भारतीय जनता पार्टी का तो मैं इन सवालों का उत्तर देना भी मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो कल तक गोपाल कांडा को बलात्कारी बता उसकी पार्टी से समर्थन लेना भी उमा भारती हो चाहे रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि हम बलात्कारी लोगों का समर्थन नहीं लेंगे। आज भाजपा का दिवाला देखो कितना पिटा हुआ है, ये उसी पार्टी से सहयोग करके इस चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। और एक अन्य ऐसी पार्टी वो तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है ना। साहब मैं आ रहा हूँ आपके उत्तर पे। तो वो एक अन्य पार्टी जो गिरफ्तारी की मांग जिस कांडा की करती थी, आज उन्हीं कांडा के गीत गाते हुए नहीं थक रही। बात आई किसानों ने, अब हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? डबास साहब, जनता ने देखा कि आज जो मौजूदा हाल में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पार्टी हरा सकती है तो केवल और केवल इनेलो पार्टी हरा सकती है। तो इलाहाबाद की जनता ने एक महापंचायत आयोजित की और उस पंचायत के अंदर ये कहा कि विपक्ष तो ये भी कहने लग गया है ना, आपके खिलाफ आप विधायक रहे यहाँ पे, आपके नेता विधायक रहे यहाँ से, अन्य पार्टी के लोग तो ये भी कहने लग गए कि अब इतने महीने हो गए हैं, अब तो आप अगर लोगों के बीच में जाओगे तो उनको याद भी नहीं होगा कि आपने इस्तीफा किस वजह से दिया था। यह भी एक बयान आया पिछले दिनों। दबास साहब, यही तो इन लोगों का बहम है। किसान याद रखता है किसान के लिए किसने त्याग किया और किसान को किसने ठगा है। किसान ये किसान की छोटी याददाश्त नहीं होती। और इलाहाबाद हल्के के साथ एक लाड प्यार और दुलार जो चौधरी देवीलाल परिवार के साथ रहा है, यही बदौलत है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। चौधरी देवीलाल का नाम लेके तो आज जेजेपी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अभी थोड़ी देर पहले की गई। उन्होंने कहा कि देवीलाल के नीतियों पे चलते हुए ही हम लोग जो है प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी पे फसलें खरीदी जा रही है। कौन सी नीति? दबाज साहब, उनसे आप ये सवाल जरूर पूछना। चौधरी देवीलाल जी एक बड़ी बात कहते थे, लोक राज लोक लाज से चलता है। हमने लोक लाज निभाई, उन्होंने लोक लाज बेच खाई। आज मंडी के अंदर एमएसपी बाजरा 1120 रुपए में 1000 रुपए में बिक रहा है और एमएसपी 2250 रुपए से। बड़ी बात यह कही गई है कि घड़ियाली आंसू आप लोगों की ओर से बहाए गए और किसानों के हक में कुछ किया नहीं गया। इन लोगों ने तो फिर भी इस्तीफा दिया और चुनाव है तो लड़ना भी है। डब्बा साहब जो बौखलाए हुए हैं, आज सही मायने में गोयत साहब को पता नहीं है अभय सिंह चौटाला की क्या हालात है। आज अभय सिंह चौटाला की हवाइयां उड़ी हुई, रात को नींद नहीं आती है उन्हें। जिन लोगों के पीछे जो मुखौटाधारी कुछ लोग बैठे थे वहां, जिन लोगों के पीछे षड्यंत्र के तहत इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो ये सोचा था लोगों ने, वहां बैठे हुए लोगों ने, इस्तीफा कहीं ना कहीं हमारे हक में है। लेकिन आज जिस प्रकार से चरौड़ी का बयान आया है, चरौड़ी ने कहा हमारा कोई लेना देना अभय सिंह चौटाला से नहीं है। वो मुखौटाधारी लोग भी इनके साथ नहीं है, जो नकली फकली जो नेता थे वो भी इनके साथ नहीं है। आज अभय सिंह चौटाला को रात को नींद नहीं आती है। डबाज साहब, मैं आपको बता दूं, लेकिन सुदेश कटारिया साहब, विरोध तो आपके कैंडिडेट का भी भरपूर हो रहा है, जहां जा रहे हैं वहां विरोध हो रहा है। देखना सबसे बड़ा वोट तंत्र है। डबाज साहब, जिस दिन वोट पड़ेंगे मैं आपको बता दूंगा, इलाहाबाद की जनता ने मन बना लिया है कि सबका साथ सबका विकास, माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों पर मोहर लगाने का। और जो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी किसान हित के में जो काम कर रही है, देवीलाल की नीतियों पर जो काम कर रही है, एमएसपी पर खरीद किसने की, गन्ने का सर्वाधिक भाव किसने दिया, आखिरी टैग तक पानी पहुंचाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इनेलो का तो यही कहना है ना, इनेलो और कांग्रेस का तो कटारिया साहब सुन लीजिए, कटारिया साहब, इनेलो का तो यही कहना है कि अगर आप किसानों के हक में काम कर रहे होते तो इस्तीफा ही ना देना पड़ता। ये उपचुनाव तो आपकी वजह से थोपा गया है, क्योंकि आप किसानों के हक में काम नहीं कर रहे, इनको इस्तीफा देना पड़ा। ये उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं, ये आज आपके सामने आ गई है। जो मुखौटाधारी लोग जिनके संपर्क में आके ये लोग उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं, उन लोगों ने कह दिया है कि अभय सिंह चौटाला से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आज उनकी हवाइयां उड़ चुकी है, रात की नींद हराम हो गई। अभय सिंह चौटाला से पूछिए, आप अभय सिंह चौटाला का लाइव इंटरव्यू लीजिए, आपको पता चल जाएगा अभय सिंह चौटाला की हालात। चलिए राय सिंह जी को शामिल कर लेते हैं। राय सिंह जी, वो दिन इंडियन नेशनल लोकदल तो इस मुद्दे के साथ, किसानों के मुद्दे के साथ कि किसानों के हक में इस्तीफा दिया है और ग्रामीण हल्का माना जाता है, इसलिए चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि, और जननायक जनता पार्टी ये कह रही है कि किसानों के लिए लगातार काम करते रहे, और हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पे सिर्फ भाजपा सरकार खरीद रही है। आप किस मुद्दे के साथ इलाहाबाद उपचुनाव में उतरेंगे? देखिए प्रदीप डब्बास जी, आपको हरियाणा की राजनीति का बहुत
महत्वपूर्ण ज्ञान रखते हैं और विशेषकर जब उपचुनाव जैसी प्रक्रिया और व्यवस्था प्रदेश के अंदर बने तो ऐसे में किन मुद्दों के साथ चुनाव हो, क्या बात हो, उसको आप समझते हैं। रही बात 2019 के चुनाव के बाद जो सत्ता की लूट का खेल इस टीडीपी और बीजेपी की गठबंधन ने शुरू किया था, आज उसका तीसरी दफा परिणाम जनता के सामने आने वाला है। पहला, बड़ौदा उपचुनाव में इनकी करारी हार हुई। बोलिए बोलिए। बड़ौदा उपचुनाव में करारी हार हुई, नगर निगम चुनाव में इनको मुंह दिखानी पड़ी और तीसरी बार फिर बीजेपी और जेजेपी को जो पहले आप साइड से निकलो, भाग जाओ, और इस प्रकार का जो चुनावी रण में उन्होंने हलोका की सीट पे रख दिया, तो प्रदेश की जनता ने तय कर लिया, विशेषकर इलाहाबाद के बहादुर लोगों ने, कि अब की बात भाजपा की तीसरी बार जमानत गुजारी। रही बात, दूसरा पॉइंट हमारा है कि हम ये समझते हैं कि चुनावी महाभारत में अस्तित्व और विरासत और राजनीतिक अस्तित्व का सवाल लोकतंत्र के सामने नहीं। प्रदेश तय करेगा कि प्रदेश की राजनीति इलाहाबाद के लोग तय करेंगे कि किस प्रकार जाएगा। जहां तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की बात है, हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने आम आदमी के साथ मिलकर, किसान मजदूर के साथ मिलकर, गरीब तबके के साथ मिलकर पिछले लगभग, लेकिन राय सिंह जी, सवाल ये है, चुनौतियां आपके लिए भी कम नहीं है। चुनौतियां इसलिए कम नहीं है, आपने पवन बेनीवाल को उम्मीदवार बना दिया है। अब सवाल फिर से वही उठता है कि आपके पुराने कैंडिडेट तो जो है वो एक किस्म से बागी तेवर अपना रखे, वो कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा और उसके बाद तय करेंगे कि करना क्या है। आपको ये चीजें तो कांग्रेस में पहले ये था कि कांटा किसका निकलेगा, जींद उपचुनाव में भी कांटा निकलने की बात थी, यहां भी कांटा निकल गया क्या किसी का? दरबार साहब, देखिए, राजनीतिक समीकरणों और हालातों के मद्देनजर आप कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी, यहाँ पर सबकी बात का सम्मान होता है, और जिस प्रकार सामूहिक रूप से हमारे नेतृत्व कुमारी शैलजा जी ने, हमारी नेता ने, पूरे प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमारे प्रभारी ने और प्रदेश के बड़े नेताओं ने मिलकर जिस प्रकार पवन बेनीवाल जी को मैदान में उतारा है, ये भाजपा को एक ऐसा करारा झटका है क्योंकि भाजपा का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इनके तो बूथ एजेंट के लोग भी नहीं बचे वहां पर, पूरी की पूरी पार्टी जो थी वो हमारे साथ खड़ी है, और इन लोगों को वहां पर पवन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन इलाहाबाद को बहुत अच्छे से समझते हैं। पवन, क्या दिखाई दे रहा है इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर फिलहाल, क्योंकि अब चुनाव अपने रंग में आता दिख रहा है। मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है कि धीरे धीरे जो है चुनाव उठता हुआ दिखाई देगा और चीजें और साफ होने लगेंगी। बिल्कुल, देखिए, इलाहाबाद के चुनाव के लिए जो 30 अक्टूबर को मतदान होना है, 2 तारीख को नतीजे आएंगे। अभी जो तमाम राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता जो दावा कर रहे हैं इस डिबेट में, वो नतीजे जब 2 तारीख को सामने आएंगे तो सबकी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन इलाहाबाद के लोगों का सवाल की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद के लोगों का सवाल ये है कि इलाहाबाद में चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता है, इंडियन नेशनल लोकदल की सीट मानी जाती है, लेकिन इलाहाबाद में आज इलाहाबाद किस जगह पे खड़ा है, ये मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसानों के मुद्दे पर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया और इसके बाद अब वो मैदान में एक बार फिर से हैं, लेकिन किसान और किसानी के साथ साथ इलाहाबाद की डेवलपमेंट के ऊपर भी तो बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट का मुद्दा भी तो होना चाहिए। हालांकि सरकार कह रही है कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर मैदान में हैं, लेकिन 7 साल में डेवलपमेंट क्यों नहीं की, इसका सरकार के पास जवाब नहीं है। और कांग्रेस की मैं बात करूं तो जिस कैंडिडेट पर 2 बार बीजेपी ने दावा लगाया, अब वो जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। एक कहावत है कि घर के जोगी जोगना, बाहर के जोगी सिद्ध, यानी जो बीजेपी से 2 चुनाव हारकर 1 महीने पहले पार्टी में आए, अब वो कांग्रेस के प्रबल दावेदार बने और उसके बाद उनको टिकट दे दी गई। कांग्रेस के पास क्या चेहरा नहीं था, ये बात बीजेपी पर भी और जेजेपी पर भी लागू होती है। बीजेपी जेजेपी के पास क्या नेता नहीं थे जो एक तीसरे दल के नेता को, जो पार्टी का प्रमुख है, उनके बड़े भाई हैं, वो उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, उनको टिकट देते हैं और उसके बाद उनको मैदान में उतारते हैं। तो ये राजनीतिक जो समीकरण बने, ठीक है, तीनों बड़े चेहरे के तौर पर मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला इस चुनाव में देखने को आने वाले दिनों में, जब चुनाव प्रचार जोर से चलेगा तो देखने को मिलेगा। नतीजे क्या होंगे, ये 2 नवंबर को दिवाली से पहले किसकी दिवाली मनेगी, किसकी काली दिवाली मनेगी, ये नतीजे बता देंगे। लेकिन इलाहाबाद का चुनाव
किसान और किसानी के मुद्दे पर हो रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है, किसान और किसानी की बात होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट की बात भी होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। पिछले 7 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, अब गठबंधन के साथ 2 साल से सत्ता में है। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 9.5 साल सरकार रही। एलनाबाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कांग्रेस ने क्या किया, उसका ब्यौरा भी हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह जी बैठे ये दे दे। 7 साल में बीजेपी ने क्या किया ये कटारिया जी बता दे। तो ये मुद्दे जो है ये भी जरूरी है। चुनाव केवल एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाना चाहिए, किसान और किसानी की बात आज होनी चाहिए। 11 महीने से एक बड़ा देश में आंदोलन चल रहा है, उसके ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल कहती है कि हमने किसानी के मुद्दे पर और किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है, तो हम किसानों के मुद्दे को प्रमुखता के साथ रखेंगे, लेकिन विकास की बात भी कीजिए। जी, विकास की बात भी तीनों से करेंगे और कैंडिडेट की बात भी करेंगे, चेहरों की बात भी करेंगे। हालांकि नॉमिनेशन हो गया है, अब इस बात से ज्यादा फर्क किसी पार्टी को पड़ता नहीं है। हालांकि भीतर क्या समीकरण बनते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन विकास के लिए तीनों से सवाल हो सकता है। संदीप गोयत साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते। लगातार आपकी पार्टी का दबदबा रहा है वहां पे सीट पे, विकास में तो पिछड़ा हुआ हल्का है, ये ग्रामीण हल्का है, 70 के आसपास गांव है, लेकिन डबा साहब देखिए, विकास कार्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार में ही हो पाए, और बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पिछले लगभग 16-17 सालों में जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो जिसने ज्यादा राज किया, उसके बाद जो भाजपा है जिसने 7 साल राज किया, इन्होंने वहां पर इस प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया। विकास कार्य अगर किया होता तो आज कांग्रेस पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि सरकार को काम करना करवाना, तो जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, जो जिसको चेहरा बना के जिस पे भरोसा करके लोगों ने वोट दिया है, उसका काम है काम लेके आना, करवाना। साहब जी देखिए डबा साहब, 17 साल हो गए। 17 साल के अंदर मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि अभय सिंह चौटाला जी से जो बन सके उन्होंने अपने लेवल पर, अपने हिसाब से उन्होंने विकास कार्य सरकारों में पहले भी कराया। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, चौधरी देवीलाल के समय से लेकर आज तक विकास कार्य, अगर आप इलाके की दौरा करें तो आप देखिए कि बहुत ऐसे गांव हैं, दड़बा है, तरकावाड़ी है, कई ऐसे गांव जहां सेम की समस्या ग्रस्त हैं। विधानसभा में अभय सिंह चौटाला जी ने कई बार मुद्दा उठा लिया, लेकिन भाजपा के कान पे जू नहीं रहेंगी। आज भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए। बड़ौदा जब उपचुनाव था उस समय इन्होंने करोड़ों रुपए की ग्रांट इन्होंने जारी करी, लोगों के विकास कार्य चुनाव से पहले करे, लेकिन एलनाबाद के साथ सौतेला व्यवहार किया। 1 रुपए की भी घोषणा पिछले 10 महीनों में नहीं की। इससे बड़ा एलनाबाद के साथ इन्होंने दुर्भावना इन्होंने जो रखी है भाजपा को, बताइए। सबका साथ सबका विकास का नारा देके भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है कटारिया साहब, और 7 साल में आपने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। आपने विकास की बात की, तो विकास के नाम पर इन्होंने उंगली भी नहीं टेकी। अगर मैं विकास की बात करूं तो इतिहास में पहली बार तभी तो एक ऐसी सरकार, ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री मिला जिन्होंने बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए। मैं गिनवाता हूं, एलनाबाद के पहली ऐतिहासिक सरकार, ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के काम करवाया। अभय सिंह चौटाला से बार-बार संदीप जी सुन लेते हैं। संदीप जी सुनिए, संदीप जी, कटारिया साहब आप गिनवाइए ना, आप काम गिनवा दीजिए। मैं गिनवाता हूँ। बार-बार आग्रह करने पर विधानसभा में अभय सिंह चौटाला कुछ नहीं करते रहे, सिवाय जूता फेंकने के, गाली गलौज देने के, लोगों को डराने के। भाई आप विकास करिए, लेकिन मैं विकास कर गिनवा रहा हूँ, मैं गिनवा रहा हूँ, गर्दन काटने वाली बात करना, गर्दन काटने वाली भाषा यूज करना, सिर फोड़ने वाली भाषा यूज करना, 500 गुंडे पैदा करो किसानों को। सुनने की क्षमता नहीं है। सुनिए गोयत साहब वो पूछ लेते हैं विकास कार्य क्या क्या हुए। अभी तो विकास की बात पे जब भारतीय जनता पार्टी जेजेपी चुनाव में है, सुन लेते हैं क्या क्या विकास की काम करवाए हैं इन्होंने। अभय सिंह चौटाला के बिना मांगे हुए 17 गांव में आंगनवाड़ी स्टेशन खोले गए, जहां आंगनवाड़ी के नाम पर लोग टेंटों के नीचे बैठा करते थे, जैसे हालात में बैठे करते। 17 नए आंगनवाड़ी सेंटर खोले गए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं बड़ी योजनाएं गिनवाऊंगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमने 5000 गैस सिलेंडर दिए, जो सेंटर की स्वीकृति अभय सिंह चौटाला ने कभी मांग नहीं उठाया। अरे सुनिए मैं बता रहा हूं। गौ सेवा के नाम पर हमने 32 गौशालाएं खोलने का काम किया एलनाबाद हल्के में। 15 नए सामुदायिक तालाब बनवाने का हमने काम किया। अनाज मंडी को कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया।
सिंचाई प्रणाली में हरियाली के जो स्कीम तहत लाई गई उसको उससे जोड़ने का उसमें काम किया गया। विभाग द्वारा 1088 लाख रुपए की 4 भवन बनवाए, ये ओवैसी चौटाला ने बिना मांगे हुए बनवाए। मैं बता रहा हूँ, अरे अब सुन तो लो, IT युक्त 35 नए ग्राम सचिवालय, 35 नए ग्राम सचिवालय 35 गाँव में खोले गए। इतनी बड़ी लिस्ट विकास की है, पहला ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री और पहली ऐतिहासिक सरकार ऐसी है जिसने समान रूप से काम किए और वहां के विधायक के बिना मांगे हुए करवाने का। बताइए राय सिंह जी, आंगनवाड़ी खोले गई, गौशालाएं खोली गई है ना, ग्राम सचिवालय खोले गए, इतने ऐतिहासिक काम 7 साल में सुदेश कटारिया साहब ने गिनवाए हैं। आपने 10 साल में क्या कुछ किया वो भी बता दीजिए जरा इलाहाबाद के लिए, ताकि लोग जब आपको वोट देने के लिए निकले तो उनको पता हो कि आपने किया क्या था। डब्बा साहब देखिए जिस प्रकार भाजपा लेकर आए हैं पर्चा प्रमुख पदों रूप में, इनको लिखित रूप में दे दिया गया है। अरे 7 साल से पूरे देश में कहीं विकास पैदा नहीं हुआ है, आपने पूरे विकास के नाम पर ना काम गिनवाने की बात है। बिजली नहीं थी, 7 सब स्टेशन खोले हमने डबा साहब। इलाहाबाद में आधे गांव में बिजली नहीं थी, 7 सब स्टेशन हमने लगाए। लड़के के चौक पर लेके आया हूं मैं, पूछिए वहां के लोगों से। आज वहां के लोगों के साथ अवसर है, वहां के लोगों के पास अवसर है, अवसर को बुलाएंगे लोग और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाएंगे और अपना एक मजबूत विधायक चुन के विकास। संदीप गोयल साहब सरकार में शामिल होना चाहेंगे, अवसर है लोगों के पास, अवसर को बुलाएंगे। तमाम विकास के काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार ने। साहब विकास कार्य जब आपने इनसे पूछे कि गिनाओ तो ये गिना नहीं पाए विकास कार्य। विकास कार्य होते हैं कि इलाहाबाद के अंदर आपने कितने पेयजल खोले, कितने आपने वाटर वर्क्स बनाए, कितने आपने अस्पताल खोले, कितने आपने कॉलेज बनाए, कितने आपने नए स्कूल खोले, कितने आपने गांव की सड़कों का निर्माण किया, एक बहुत कितनी आपने बस सर्विस सुविधाएं प्रोवाइड करी, जो पीने का पानी है स्वच्छ पानी है वो कितना आपने प्रोवाइड किया। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा डबास साहब, जब इनके पार्टी का प्रत्याशी था पवन बेनीवाल, उनके ऊपर चिट्टे का नशा करने का, विभिन्न प्रकार के नशे करने का आरोप विधानसभा में लगे तो इन्होंने क्या कार्रवाई की? आज वही कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है। इन लोगों के पास विकास कार्य गिनाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद के साथ सौतेला व्यवहार तो आप देख लिया। बड़ौदा उपचुनाव से पहले तो लगभग 500-600 करोड़ रुपए की घोषणा बड़ौदा में की, लेकिन यहाँ पर एक फूटी कौड़ी इन्होंने 10 महीने में नहीं लगाई। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने इलाहाबाद के साथ सौतेला व्यवहार किया। सरकार चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की रही हो 2000 से 2005 और 2005 से 2014 कांग्रेस की रही और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की रही है, अब गठबंधन में है। पवन इलाहाबाद को अच्छे से जानते हैं। पवन, पिछले 20 साल में कम से कम इलाहाबाद के विकास को लेकर अगर बात करें तो कितना कुछ आपको बदलाव देखने को मिला तीनों पार्टियों में? देखिए इलाहाबाद की तकदीर तस्वीर नहीं बदली और लगातार पिछड़ता गया ये क्षेत्र, राजस्थान की सीमा से सटा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ पर किसानी और जो कृषि से जुड़े हुए ज्यादा जो लोग हैं उनके पास जो जमीन है उसके चलते कृषि और किसान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन टेल तक पानी पहुंचे, नहरी पानी की व्यवस्था ठीक से हो, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह की समस्या है। एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सेम ग्रस्त एरिया है और दूसरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूमिगत जो जल है वो खारा पानी है जो सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए नहर के पानी की व्यवस्था, सिंचाई के पानी की व्यवस्था करने की बात करें या स्कूलों को अपग्रेड करने की बात करें, एजुकेशन के तौर पर उस क्षेत्र को जो है वो डेवलप करने की बात करें, तो इस तरीके की कोई बड़ी परियोजना या कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हालांकि यूं कह सकते हैं कि सिरसा जिले से संबंध रखने के नाते या ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी तो कांग्रेस और बीजेपी के 7 साल के साथ और कांग्रेस के 9.5 साल के साथ तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में सिरसा जिले के लोगों का भारी रहा, या यूं कहें कि इलाहाबाद के लोगों को भी उसमें विकास में हिस्सेदारी मिली। लेकिन आज 2005 के बाद सरकार जब इंडियन नेशनल लोकदल की गई, उसके बाद अब के जो करीब 17 साल का जो समय है, उस 17 साल में लगातार ये क्षेत्र और ज्यादा पिछड़ता गया। हो सकता है उस वक्त जो काम 2005 तक हुए उस वक्त भी और काम होने चाहिए थे, उस वक्त भी इस क्षेत्र को और ज्यादा डेवलप किया जा सकता था। लेकिन उसके बाद
उस वक्त कुछ काम जो है वो यूं कह सकते हैं कि सुदेश रसबाए कटारिया साहब, माइनर निकाले गए, किसानों बड़ा को पानी सीधा सा एक मिला सवाल। इसके चलते, देखिए, क्योंकि ये क्षेत्रीय विकास बड़ा किसानी से मुद्दा जुड़ा हुआ है। कृषि, लेकिन खेती, अब कानून, ये सब एक मसला है, लेकिन लोगों को साथ में विकास भी चाहिए। उन्हें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पीने का पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सब चाहिए। क्या भरोसा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दे पा रही है, दिलवा पा रही है, और क्या लोग उस पर विश्वास कर पा रहे हैं? बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं। लोगों ने देखा है, पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, ऐतिहासिक सरकार आई है जिन्होंने समान रूप से काम किए। वहां के विधायक के मांगे बिना हमने इतने काम कराए, मैंने आपको राय सिंह जी, और क्या भरोसा दिलवाएंगे लोगों को? आज अवसर समझ रही है, राय सिंह जी, जरूर मैं वाइंड अप करूंगा। राय सिंह जी भी एक प्रतिक्रिया लेता हूँ, वाइंड अप करूंगा। वो लोग विकास में हिस्सेदारी करेंगे। डब्बास साहब, हमारा पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है इलाहाबाद की जनता में, और प्रदेश की जनता समझती है कि कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में है और आने वाली सरकार कांग्रेस की है। लोगों को विश्वास है, और जिस प्रकार जी, आने वाली सरकार कांग्रेस की है, इसलिए लोग विश्वास जताएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल से 10 सेकंड में संदीप जी। देखिए, विकास का मुद्दा किसान और किसानी से जुड़ा हुआ भी होता है। 85% इलाके के अंदर लोग किसान हैं, तो स्वाभाविक है कि जो जोर जुल्म की टक्कर में अभय सिंह हमारा है का नारा भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। जी, विकास एक बड़ा मुद्दा है, खेती, किसानी, कृषि, कानून, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। देखते हैं किस तरह भरोसा दिलवा पाती हैं तीनों पार्टियां। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।